रेंटेड तो सबलेटिंग की इनकम आपको पता है कैसे निकालनी है, तो बस हमने इसके अंदर यही करना है। लास्ट है डिस्कस हाउ द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड अंडर इनकम टैक्स एक्ट। मिस्टर एक्स टुक अ लोन ऑफ 40,000 फ्रॉम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ये क्लोजली हेल्ड कंपनी होती है whose business is not money lending. The company has accumulated reserves of 30,000. In the company, X holds 10%, Mrs. X holds 10%, and Master X holds 6% of the shares. तो जिस पर्सन ने लोन लिया होता है उस कंपनी से जिसमें उसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो उस कंपनी के जो एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स होते हैं उतने अमाउंट तक का इनकम जो है वो उसकी डिविडेंड इनकम मानी जाती है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 जो फर्स्ट मैंने आपको करवाया था। तो किसी भी पर्सन, फिर से रिपीट कर रही हूँ, किसी भी पर्सन का किसी कंपनी में अगर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, उस कंपनी से अगर वो लोन लेता है तो उस कंपनी के जितने रिजर्व्स हैं उतने अमाउंट तक वो डिविडेंड ऐसा माना जाता है कि उसको डिविडेंड दे दिया है इन एडवांस। तो यहाँ पर 30,000 रुपीज एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हैं कंपनी के पास, इतना डीम डिविडेंड माना जाएगा अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 और ये टैक्सेबल होगा। In the above case, Mr. Y holds 21% of the shares and Mrs. Y takes a loan. अब Mrs. Y ने लोन लिया है, वो उसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ Mr. Y का है 21%, तो ये डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा इस केस में और टैक्सेबल नहीं होगा। Then Mr. R, a sole proprietor, has 20 employees working in his organization. He deducted to 3,60,000 as employees' contribution to recognized provident fund. And out of this 265 उसने डिपॉजिट किया in the prescribed authority before due date prescribed under the employees provident fund account. तो जो अमाउंट उसने डिडक्ट किया अपने अकाउंट में डिपॉजिट किया 3,60,000 माइनस जितना उसने ESI अकाउंट में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट अकाउंट में डिपॉजिट किया है 2,65,000, बाकी उसकी इनकम मानी जाएगी। तो ये हमारा सारा खत्म हो गया। अब इस चैप्टर में से आपका पेज नंबर 2.239 पे बॉन्ड वॉशिंग है लिखा हुआ, अवॉइडेंस ऑफ टैक्स बाय बॉन्ड वॉशिंग, ये इसके ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका। देन इस चैप्टर में और क्या आता है, यस पेज 2.226 पे गिफ्ट्स के ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, हाउ व्हाट इज द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ गिफ्ट्स। तो जो मैंने आपको टेबल बना के बताया था ना, उसको वैसे कर लेना, 5 मार्क्स में उतना ही लिखना काफी है, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना। देन टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज पे क्वेश्चन आता है पेज 2.223 पे, अगेन ये 5 मार्क्स का ही आता है। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, टैक्स फ्री सिक्योरिटीज, लेस टैक्स सिक्योरिटीज, आपने ये थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है इसके अंदर, ग्रॉसिंग अप बतानी है टैक्स फ्री वाली में। और डिविडेंड के ऊपर क्वेश्चन आता है आपका अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 में 5 मार्क्स का, पेज 2.217 पे डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन, एक्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, रिलीज ऑफ एसेट्स, ये सारे पॉइंट्स जो हैं आपके पॉइंट नंबर 6 तक, तो ये सारे आपने एक्सप्लेन करने हैं इसमें। तो इस चैप्टर में से बस यही है। उसके बाद कैपिटल गेन्स में क्या आता है, एक तो आपकी डेफिनेशन आती है कैपिटल गेन्स की, पेज नंबर 2.146 पे डेफिनेशन दी हुई है, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट्स में डेफिनेशन ऑफ कैपिटल एसेट दे देना है आपने, क्या होता है कैपिटल एसेट, ठीक है। और आइटम्स नॉट इंक्लूडेड, व्हाट आर द आइटम्स व्हिच आर नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल एसेट, ये आ जाता है नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल एसेट। और साथ में एक क्वेश्चन और आता है आपका, हाँ पेज 2.161 पे केसेस इन विच इंडेक्सेशन इज नॉट टू बी डन व्हाइल कैलकुलेटिंग द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, ये क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क्स में ही आ जाता है। तो ये 8-10 पॉइंट्स हैं, उसमें से आप 6-7 भी लिख दोगे तो आपके ठीक मार्क्स मिल जाते हैं इसके अंदर। तो कैपिटल गेन्स
टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन पूछ सकते हैं, वो वैसे ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म उसके अंदर डिस्क्राइब करना है। और कैपिटल गेन्स के अंदर ना जो एग्जेम्पशंस है उसमें से कोई भी एक एग्जेम्पशन का 5 मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज एक्सप्लेन द एग्जाम, मतलब पूरा 15 नंबर का क्वेश्चन वैसे बना लेते हैं, एक्सप्लेन कैपिटल एसेट which are the items which are not included in capital asset and explain the exemption under section 54 या 54F या 54G, कुछ भी पूछ सकते हैं, वो कोई भी एग्जामिशन का 5 मार्क्स का अलग से पूछ सकते हैं। तो ये आपका इसका हो गया। डेप्रीसिएशन के चैप्टर में आपका पेज 2.128 पे साइट रिस्टोरेशन फंड, इसके ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और एक टी डेवलपमेंट के ऊपर आता है, उससे पहले वाले पेज पे है 2.127 पे टी कॉफी एंड रबर डेवलपमेंट अकाउंट, इसके ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका आता है। देन टाइप्स ऑफ वो हैं इसके अंदर, एक तो 2.114 पे डिटर्मिनेशन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, कैसे एक्चुअल कॉस्ट करना है, ये सारा 4-5 पॉइंट्स है इसके अंदर, ये सारे आपने एक्सप्लेन करने हैं। आगे भी हैं 7, 8, 11, 12 पॉइंट्स हैं, तो 5 मार्क्स में थोड़ा थोड़ा भी लिख दोगे तो काफी आ जाएगा। हमने ये सारे डिस्कस किए हुए हैं, एक बारी वो देख लेना, जो मैंने नोट्स भी दिए थे, नहीं तो इसमें से भी पढ़ सकते हो। देन 2.111 पेज पे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन के ऊपर आपका थ्योरी क्वेश्चन आता है। ये हो गया हमारा डेप्रिसिएशन का। अब प्रॉफिट्स एंड गेन्स के अंदर आपका what are the expenses expressly allowed and what are the expenses which are not expressly allowed, ये पूरा एक 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। एक्सप्रेसली अलाउड में आपने मतलब एक्सप्रेसली अलाउड डिडक्शन में पेज 2.12 में दिया हुआ है, सेक्शन 30 से 36 तक वाले सारे बताने हैं। ये मैंने आपको जब वो एक्सप्लेन किया था बोर्ड पे, सारे मैंने थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बताया था, इतना ज्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, क्योंकि नहीं तो आपका इसमें ही सारा खत्म हो जाएगा, इतना नहीं लिखना है। और एक्सपेंडिचर इन द फील्ड ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, इसके अंदर ये तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर अलग से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो उसमें वो टेबल बना के थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, किस पे 150% मिलती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है आपको, ये आप अलग से कर सकते हो। तो ये एक्सप्रेसली अलाउड वाले आ गए, और एक्सप्रेसली डिसअलाउड वाले कहां पर हैं? फोर्टी वाले जो थे, एक आपका पेज 2.23 पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, इस पे भी अलग से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो ये थोड़ा सा ही है नेक्स्ट पेज पे, ये आपने लिखना है। देन एक्सप्रेसली डिसअलाउड वाला जो है कहाँ गया, 40 वाला, सेक्शन 40A2, यस, पेज 2.36 वाला है, एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली डिसअलाउड, इसके अंदर सेक्शन 40A, 42A, 40B, ये सारे आपने बताने हैं। ये जो रिलेटिव्स वाला है डिसअलाउइंग, पेज नंबर 2.39 पे 40A कैपिटल A2, 40 कैपिटल A3, ये 3-4 आपने बताने हैं इसके अंदर। 10,000 वाली पेमेंट, रिलेटिव वाली पेमेंट, और इंटरेस्ट और TDS जिसपे नहीं कटाओ, आउटसाइड इंडिया पे पेमेंट खरीदी है, वो सारी चीजें आपने इसके अंदर बतानी है, ठीक है। ये फॉर्म वाला नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये सारा बताना है, पेमेंट टू रिलेटिव्स 10,000 से ज्यादा पेमेंट वाली, और इंटरेस्ट, रॉयल्टी वगैरह जो इंडिया से बाहर पेमेंट हो रही है विदाउट डिडक्शन ऑफ TDS, ये सारे बताने हैं। सैलरी पेमेंट आउटसाइड इंडिया विदाउट डिडक्शन ऑफ। देन पेज नंबर 2.45 पे डीम्ड प्रॉफिट्स जो है, इसके ऊपर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका। तो ये सारे आपके आगे इस वाले चैप्टर में। अब रह गया हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में एनुअल वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन आता है। What is annual value, how it is calculated, and what are the deductions allowed from the annual value.
तो पेज नंबर 1.264 पे एनुअल वैल्यू दी हुई है, इसकी डेफिनेशन दी हुई है। आपने ये 2-3 पॉइंट्स जो एबीसी हैं ये लिखना है डेफिनेशन में। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेंटल वैल्यूज नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, वो एक्सप्लेन करना है। इतना सारा कुछ ये सब नहीं लिखना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेंटल वैल्यू में रियल रेंट, एक्चुअल रेंट, म्यूनिसिपल रेंट, एफआरवी, एमआरवी और एसआरवी, ये सारे एक्सप्लेन करने हैं। छोटा छोटा जो नेक्स्ट पेज पे भी दिया हुआ है 1.267 पे सारा दिया हुआ है। और एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू, और एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू कैसे करना है, हायर ऑफ एमआरवी, एफआरवी, फिर स्टैंडर्ड रेंट से, ये सारा एक्सप्लेन करना है आपने। उसके बाद कैसे डिटरमिन करते हैं एनुअल वैल्यू, ये मैंने आपको टेबल बना के बताया हुआ है। लेट आउट प्रॉपर्टी का कैसे है, और आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का एनुअल वैल्यू कैसे डिटरमिन करना है अलग अलग केसेस में, वो एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। और उसके बाद डिडक्शन कौन सी मिलती है, म्यूनिसिपल टैक्सेस की, वो लिखनी है आपने। पेज नंबर 1.274 पे म्यूनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन मिलती है। कब मिलती है, जब ओनर पे करता है, जब एक्चुअली पे होता है। और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस नहीं अलाउड है, जो अलाउड है हाउस टैक्स, फायर टैक्स, वाटर टैक्स, ये सब लिखना है। ये छोटा छोटा सारा कुछ एक्सप्लेन करके आपने लिखना है। फिर मैंने एक अनरियलाइज्ड रेंट का आपको पिछले बताया था कि अनरियलाइज्ड रेंट के ऊपर छोटा सा 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड इन केस ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट। और हाँ, पेज नंबर 1.273 में अनरियलाइज्ड रेंट के लिए आपको दिया हुआ है कि क्या क्या कंडीशंस आपको फुलफिल करनी है। ये सारा कुछ लिखा हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट का, ये सारा आपने लिखना है। और सॉरी, पेज 1.271 पे एक्चुअली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अनरियलाइज्ड रेंट के, टेनेंसी बोनाफाइड है, टेनेंट हैज वेकेटेड द हाउस एंड स्टेप्स हैव बीन टेकन टू वेकेट, ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं कि कब अलाउड होता है, व्हाट इज अनरियलाइज्ड रेंट एंड व्हाट आर द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड, ये कंडीशंस यहाँ पे दी हुई हैं। तो ये हमारा हाउस प्रॉपर्टी का हो गया। इनकम फ्रॉम सैलरीज में आपको पूछते हैं व्हाट इज पर्क एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ पर्क्स। ये पूरा 15 नंबर का क्वेश्चन आता है आपका। एक आपका पेज 1.182 में प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी का क्वेश्चन आता है। इसमें 5-6 पॉइंट्स हैं, ये आपने लिखने हैं। और आपका वो मैंने बता दिया है, पर्क्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो पर्क्स के अंदर ना आपने पहले तो उसकी डेफिनेशन दे देनी है, व्हाट इज अ पर्क। बता देती हूँ कहाँ पे दिया हुआ है। यस, पेज नंबर 1.148 पे पर्क्स की डेफिनेशन दी हुई है अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में। तो ये आपने 7-8 पॉइंट्स जो हैं बस यही लिखने हैं। प्रोवाइडेड जो लिखा हुआ है उसके बाद कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ ये 7-8 पॉइंट्स तक डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद टाइप्स ऑफ पर्क्स बता देने हैं जो 3 कैटेगरीज में बताए थे, एग्जेम्प्टेड फॉर ऑल एम्प्लॉइज, एग्जेम्प्ट टैक्सेबल फॉर ऑल एंड टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। जो मैंने टेबल बना के आपको एक्सप्लेन किया था, उसको वैसे एक टेबल बना दोगे तो ज्यादा प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। और उसके बाद थोड़ा सबको एक्सप्लेन करना है। और इसके अंदर अलग से क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन के ऊपर और आपका मोटर कार के ऊपर अलग से सिर्फ 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछते हैं। एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू मोटर कार, एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटिंग टू रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो अगेन सबसे पहले वो टेबल बना दोगे और फिर एक्सप्लेन कर दोगे तो इट विल बी मोर प्रेजेंटेबल। देन आपके अलाउंसेस के ऊपर क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द अलाउंसेस। फिर अगेन आपने इसकी डेफिनेशन देके उसको 3 कैटेगरीज में एक्सप्लेन कर देना है, फुली एग्जाम, फुली टैक्सेबल, पार्शली टैक्सेबल करके वो आ जाएगा। और 5 नंबर का क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन अलाउंसेस एंड पर्क्स। उसके अंदर ना इतनी बड़ी डेफिनेशन नहीं लिखनी है पर्क की और अलाउंसेस की, आपने सिर्फ अलाउंसेस के बोलना है कि इट इज अ फिक्स्ड अमाउंट विच इज पेड टू द एम्प्लॉइज, और पर्क्स के लिए लिखना है दैट इट इज अ एक्स्ट्रा फैसिलिटी पेड टू द एम्प्लॉइज। और फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट में एक्सप्लेन कर देना कि अलाउंसेस इतने टाइप्स के हैं, पर्क्स इतने टाइप्स के हैं। बस तो 1-2-3 डिफरेंसेस लिख दोगे, इतना ही काफी है उसमें। तो ये हमारा इसके साथ जितना मैंने सैलरीज ऑनवर्ड बताना था। एग्जेम्प्टेड इनकम्स मैंने आपको बतानी थी कौन कौन सी आपने लिखनी है, क्योंकि 15 नंबर का एग्जेम्प्टेड इनकम्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो एग्जेम्प्टेड इनकम्स में आप कौन कौन सी लिखोगे, एक तो एग्रीकल्चरल इनकम लिख लेना अमाउंट, उसके बाद है मैंने बोला था ना वो लिखाऊंगी जो आपने किए हुए होंगे।
ग्रेचुटी है पेज नंबर 1.97 पे, इसकी प्रोविजंस लिख लेना। सबसे पहले देखते हैं, एक तो एग्रीकल्चरल इनकम हो गया, इंटरेस्ट पेड टू नॉन रेजिडेंट, थर्ड वाली फर्स्ट एग्रीकल्चरल इनकम, थर्ड शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम फर्म, फोर्थ इंटरेस्ट पेड टू नॉन रेजिडेंट, ये लिख लेना। देन सेकेंड वाला भी लिख सकते हो, अमाउंट रिसीव बाय को पार्टनर फ्रॉम हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये भी छोटा ही है, 3 हो गए, 4 हो गए ये। फिर उसके बाद है जो नहीं किए हुए उसको करने की जरूरत नहीं है। 13th में है पर्क्स एंड अलाउंसेस पेड बाय गवर्नमेंट टू इट्स एम्प्लॉइज सर्विंग आउटसाइड इंडिया, ये सारे एग्जाम्प्ट होते हैं। देन 18th वाला मैंने ग्रेचुटी बता दिया आपको। उसके बाद है कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन 19th वाला, लीव एनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट 20th वाला, ये सारे हमने किए हुए हैं तो आपको याद करने आसान हो जाएंगे। देन रिटायरमेंट 24th रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन फ्रॉम पब्लिक सेक्टर कंपनी, ये वाला। सुकन्या समृद्धि अकाउंट 28, पेमेंट फ्रॉम सुपर एनुएशन फंड, हाउस रेंट अलाउंस 32 नंबर है ये और 33 हाउस रेंट है। देन इंटरेस्ट वाला छोड़ दो, ये बहुत बड़ा है, इतना बड़ा कहाँ लर्न करोगे। देन अलाउंसेस टू एमपी एमएलए 38 पॉइंट में, फैमिली पेंशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस 41 पॉइंट में, देन वो वाली इनकम्स जो हमने की हुई है बस वही करा रही हूँ। इनकम ऑफ म्यूचुअल फंड 58, ये एग्जाम्प्ट होता है। बस इतनी वाली लिख लो, 10-15 हो गई होंगी आपका। 15 मार्क्स से क्वेश्चन में 10-15 लिख लोगे काफी है उसके अंदर। हाँ, एक है 83 पॉइंट में इनकम ऑफ चाइल्ड क्लब अंडर सेक्शन 64, ये हमने किया हुआ है फर्स्ट वाले चैप्टर में, तो ये भी ऐड कर सकते हो। इनकम बाय ऑफ डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 85 पॉइंट पे, ये भी ये भी ऐड कर सकते हो आप उसके अंदर। तो ये छोटी छोटी हैं, इसको याद करना भी आसान है क्योंकि ये हमने सारे किए हुए हैं। तो इससे पहले वाले मैंने ऑलमोस्ट सारे बता दिए थे आपको, रेजिडेंशियल स्टेटस वाले। तो with this we finish this subject. नेक्स्ट वाले सब्जेक्ट का बस एक ही चैप्टर रहता है, वो नेक्स्ट क्लास में शुरू करा दूंगी, 3-4 दिन ही लगेंगे सिर्फ, एंड वी विल फिनिश द होल सिलेबस। ओके, we'll continue in the next class.